समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर जो भी करूँगी अभी थोड़ी देर में आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जो सामने नहीं आएगा वो है मेरा दर्द, तकलीफ जिसे मैं झेल रही हूँ न जाने कब से। आज तक बहुत हिम्मत रखी मैंने, यही समझाते रहे खुद को कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो अब बस जो करना है मुझे ही करना है और मैं वही करने जा रही हूँ। डैडी आएंगे तो आप उनको बोल देना। मम्मा ये लड़की कौन है? भारती कुक थी हमारी। कितने सालों से यहाँ काम करती है? पिछले 1 साल से। कितने बजे आती है ड्यूटी पे? 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। सर लड़के की जेब से ये पर्स और फ़ोन मिला है, लेकिन पर्स में कोई आईडी नहीं है। इस लड़की का कोई फ़ोन वगैरह? नहीं सर, शायद साइड केसेस, दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो। शायद। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। हमारी व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने घर की चाबियां हमारे घर पर काम करने वाले लोगों और पड़ोसियों के पास छोड़ना हमारी मजबूरी भरी जरूरत बन चुकी है। हम अपने घर से दूर होते हैं और हमारे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं होता है कि हमारे घर पर क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। एक फ्लैट के मालिक को अपने घर का दरवाजा खोलने पर 2 लाशें पंखे से लटकती हुई मिली, जिनमें से एक लाश थी उसी घर में कुक का काम करने वाली 19 वर्षीय भारती की, और दूसरी थी एक 17 वर्षीय युवक की, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। साहब, मेरी ड्यूटी 11 से 11 होती है। जिस समय भारती आई होगी उस समय दूसरा वॉचमैन था, रवि। कहाँ रहता है रवि? साहब पास की बस्ती में रहता है, बुलवा देता हूँ। इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमराज है ना, उसका फुटेज दिखाओ। साहब 15-20 दिन से कैमरास खराब हैं, कंप्लेंट की हम लोगों ने। आई एम ए मार्केटिंग प्रोफेशनल, ज़्यादातर बिजनेस के टूर से बाहर ही रहता हूँ। वो लड़की हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई मेरी उससे, और उस लड़के को तो मैंने आज तक देखा तक नहीं। साहब ये लड़का भारती को छोड़ने अक्सर साइकिल पे आता था, और उसने आज भी छोड़ा था साहब, लेकिन कौन था हमने पूछा ही नहीं साहब, मुझे पता नहीं साहब। लेकिन वो तो यहाँ पर काम नहीं करता था ना, फिर अंदर कैसे जाने दिया तुमने उसे? हमने रोका था साहब। ए भाई, किधर? वो भारतीय 802 में काम कर रही, तो साबुन मंगाया कपड़े धोने का। ठीक है, साइकिल उधर लगा। उसके बाद काम में याद नहीं रहा, इसलिए देख नहीं सका कि निकले कि नहीं। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वो कभी किसी को यहाँ नहीं लाई। मोबाइल फ़ोन था उसके पास? जी हाँ, मेरे जाने के बाद ही वो आया करती थी। उसके बाद वो मुझे मिस कॉल किया करती थी, फिर मैं उसे रिटर्न कॉल करके बताती थी कि खाने में क्या बनाना है। फिर तो उसका फ़ोन यहीं कहीं होना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। पता नहीं सर। कुछ दिन पहले वो मुझसे पैसा मांग रही थी उधार, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो वो बोली मुझसे कि मेरा मोबाइल ले लो। मेरे पास सच में पैसे नहीं, तो मैंने मना कर दिया। हो सकता है वो किसी और को बेच दी होगी। इस लड़की को काम पे कैसे रखा था आपने? किसी एजेंसी के थ्रू या? जी नहीं सर, हमारे यहाँ एक और मेड है, सुप्रिया, डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए, वही लेकर आई थी इसे। और ये सुप्रिया यहाँ कब से काम कर रही है? करीब 7 सालों से। 2 हफ्ते पहले उसकी माँ मर गई थी, 2 हफ्ते से छुट्टी पे थी साहब, और कुछ दिन पहले से वो आना शुरू की थी। साहब उसका किसी से कोई चक्कर था ऐसा कभी सुना नहीं। हाँ, अगर बाहर हो तो पता नहीं। साहब यही वो साइकिल है जिस पे वो लड़का आया था। ये भारती रहती कहाँ है? नाला सुपारा में कहीं, एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ रहती थी। जिस लड़की का आपके पास एड्रेस भी नहीं है, उसके हवाले आप अपना घर छोड़ जाती थी? सर, ये आईडी ली थी हमने उसकी, इस पे उसका एड्रेस है। इस पर तो भाईंदर का एड्रेस है। भाईंदर? इस लड़के के फ़ोन को आईटी में भिजवाओ और कहो अच्छे से चेक करें, और मालविका ने भारती का जो नंबर दिया है उसे ट्रैकिंग में डलवाओ। यस सर।
काय झालं साहेब? भारती यहीं रहती है? उसको तो कई साल हो गए यहाँ से छोड़ के चले गए। अभी कहाँ रहते हूँ? नाला सोपारा में किधर तो रहते हैं उसके माँ बाप के साथ। इस लड़के को पहचानती हैं आप? ये तो भारती का भाई कुणाल है। नेटवर्क प्रोवाइडर से उस लड़के के नंबर को लेकर इंक्वायरी की सर। कुणाल नाम है उसका और एड्रेस भी वही भाईंदर का एड्रेस है जो भारती की आईडी पर लिखा था। जो असल में भारती का एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि वो और उसका परिवार वहाँ से कई साल पहले नाला सुपारा शिफ्ट हो चुका है। हाँ सर, उस लड़के के झोले से एक रिसिप्ट मिली है सर, ये रसीद मिला जो किसी टेलरिंग शॉप की है और उस पर भी नाला सोपारा का ही एड्रेस है। भारती के पहचान पत्र पर उसके उस घर का पता था जिसे वो सालों पहले छोड़ चुकी थी। काम पर रखते वक्त मालविका ने उससे वो पहचान पत्र तो लिया था, लेकिन उस पर दर्ज वो जानकारी सही है या गलत, ये पता लगाना जरूरी नहीं समझा। अब पुलिस की मुश्किल ये थी कि वो उसकी मौत की सूचना उसके परिवार तक पहुंचाए तो कैसे, इस मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाए तो किस तरह। जी साहब, मैं इन दोनों भाई बहनों को जानता हूँ, यहीं पास के चौल में रहते थे अपने बाप विशाल दा के साथ। सुनिए, ये विशाल दा यहीं रहता? जी साहब। अभी कहाँ होगा ये? अभी अपनी पान बीड़ी की कोके की दुकान पे होगा, रात को लौटेगा। कुछ कर दिया क्या साहब? कि बेटे और बेटी की मौत हो गई, उसको इन्फॉर्म करना था। भारती और कुणाल, कुछ दिन पहले तो उसकी माँ का मर्डर किया किसी ने। उसकी माँ का मर्डर हुआ था? जी साहब। केलकर, विशाल दा को उसकी दुकान से बुला के ले और लोकल पुलिस स्टेशन में पता करो कि भारती की माँ के मर्डर का क्या मामला है। यस सर। 19 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जब हम क्राइम सीन पर पहुंचे तो लगा कि मामला लूट का है। इनफैक्ट घर में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसे लूटा जा सकता। तो कोई सस्पेक्ट? हाँ, हमें उसके पति विशाल दा पर शक है, क्योंकि उसने अपने बयान में कहा था कि कत्ल के वक्त वो अपनी दुकान पर था, लेकिन उसके फ़ोन की लोकेशन उसके घर की थी। लेकिन उसका ये भी कहना है कि वो अपना फ़ोन घर पे भूल गया था। वो बहुत बड़ा बेवड़ा है। वो अपने बीवी बच्चों को पीकर बहुत मारता। जिस दिन झगड़ा हुआ उसके अगले दिन ही विंदा की लाश मिली, लेकिन उसका बाप बेवड़ा अभी भी पी पी के बुरा हाल करता, नहीं सुधरा अभी भी। क्या रे, बहुत फिक्र है तेरे को मेरी सुधरने की? चल चल अभी निकल यहाँ से, चल। कोई काम धंधा रहता नहीं। क्या हुआ साहब? ये हवलदार लोग बोल रहे थे कि वो मेरा छोकरा छोकरी के वास्ते बुलाए मेरे को। कोई कांड किया क्या वो लोग? कुछ किया है तो लेके जाओ साहब। ये मामले में आप पूरा कानून के साथ है। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं। सर, कुणाल और भारती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई। सर, डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों ने मरने से पहले काफी स्लीपिंग पिल्स ली थी। स्लीपिंग पिल्स? अगर वो दोनों फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले थे तो फिर उन्हें नींद की गोलियां खाने की क्या जरूरत थी? सर, नींद की गोलियों का असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि नींद की गोलियां कम पड़ गई है, इसलिए मरने के लिए दोबारा कोशिश की हो जिसमें वो कामयाब हो गए। नहीं केलकर, ये बात पूरी तरह से गले के नीचे नहीं उतर रही। सबसे पहली बात, अगर उन्हें मरना ही था तो वो किसी और के घर क्यों मरे? अपने घर या किसी न्यूट्रल जगह पे क्यों नहीं? दूसरी बात, जैसा कि हमें वॉचमैन ने बताया, भारती ने कुणाल को साबुन लेने के लिए भेजा था, जो वो लेकर भी आया। अगर दो लोग कुछ समय के बाद आत्महत्या करने वाले हैं तो वो साबुन मंगाने या लाने की फिक्र क्यों करने लगे? तो फिर हो सकता है कि सर ये मर्डर हो, किसी ने उन्हें नींद की गोलियां दी और बाद में लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उनकी बॉडीज पर और उस घर में स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं था। मेरे हिसाब से जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया वो दोनों होश में नहीं थे। और अगर हमारी थ्योरी सही है तो कातिल कोई एक नहीं दो होने चाहिए, क्योंकि दो लोगों को इतनी हाइट पर लटकाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं हो सकती। सर, इसके अलावा दोनों की माँ वृंदा का भी मर्डर हुआ था। हो सकता है कि इन दोनों में कुछ कनेक्शन हो। बिल्कुल हो सकता है, और इस कनेक्शन को ढूंढने के लिए हमें डिटेल्स चाहिए होंगे। केलकर, भारती, वृंदा और कुणाल, इन तीनों की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, फोन रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ। और खास करके उस विशाल दा के बारे में। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगा। किस बात की पार्टी हो रही है? बीवी के मरने की या बच्चों की मौत की? काय म्हणताय तुम्ही साहब? कैसी पार्टी? साले सब के सब एक साथ छोड़ के गए मेरे को। न कोई रोटी बनाने वाला है, न कोई कपड़े धोने वाला है। जिस दिन तेरे बच्चों की मौत हुई है
उस दिन सुबह 9 बजे कहाँ था तू? अपने शोरूम पे। पान की दुकान पे रहेगा साहब, और किधर रहेगा? सुबह 8 बजे नक्की अपन खोलता है दुकान, नियम है। उसके बाद कहीं नहीं गया तू? किधर जाएगा साहब? आसपास के लोगों को पूछ के नक्की करो आप। तूने पुलिस को बताया था कि जिस दिन तेरी बीवी की मौत हुई थी तेरा मोबाइल फोन घर पे छूट गया था, लेकिन हमें पता चला है कि दोपहर 12 से 1 तू अपनी दुकान पर भी नहीं था, वहां ताला था। कहाँ गया था? दारू की दुकान पे फिक्स है। दोपहर को 12 बजे, शाम को 7 बजे। वो साहब को बोला था मैं, और आप शक कर रहे मेरे पे? मैं मारा मेरी फैमिली को? क्यों? तू क्यों नहीं मार सकता? हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तो मार ही रहा था ना। तो किसी दिन दिमाग में आया होगा कि किस्सा खत्म कर दूं। अच्छा नहीं है साहब, औरत कमाओ, छोकरी कमाओ, छोकरा भी कमाना शुरू करने वाला था। उनकी मौत से मेरे को नुकसान होगा कि फायदा? थोड़ा सोचो सही। कोई खुद से खुद का नुकसान करके लेता है क्या? सर कुणाल, भारती और वृंदा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला सर। तीनों के रिकॉर्ड क्लीन है और विशाल दा की सेल इन्फॉर्मेशन से यही पता चला है कि वो सच बोल रहा है। कुणाल और भारती के मर्डर के वक्त वो अपने शॉप पर ही था और आसपास के दुकानदारों का भी यही कहना है। पिछली बार उसका फोन घर छूट गया था, कहीं अपनी उस गलती से सबक लेकर इस बार वो जानबूझकर अपना फोन पान की दुकान पर तो नहीं छोड़ गया। पर यह कोई स्ट्रॉन्ग एलिबाई नहीं है। इस मामले में हमें हर फैक्ट को लेकर श्योर होना होगा और फिलहाल मुझे लगता है कि हमें वृंदा के मर्डर को छोड़कर भारती और कुणाल पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन है तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अब जबकि ये क्लियर हो चुका है कि ये मामला सुसाइड का नहीं मर्डर का है, इसका मतलब ये हुआ कि कुणाल का मालविका के घर आना महज एक इत्तेफाक था। कत्ल भारती का होना था और इस बात से अनजान भारती ने कुणाल से साबुन मंगवाया जो वो लेके भी आया, लेकिन साबुन लेके जब वो पहुंचा तो भारती के साथ वो भी मारा गया। यानी हमें जो भी लीड मिलेगी वो भारती से कनेक्टेड लोगों से मिलेगी। राइट। वो जो मेड थी सुप्रिया, जिसने भारती को मालविका के घर काम पे लगाया था, केलकर, उसे बुला। जी सर। साहब, भारती मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अगर किसी ने उसको परेशान किया होता तो उसने बताया होता मेरे को, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। भारती से तुम्हारी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? 2 साल पहले बाजू वाले सोसाइटी के कुछ घर में काम करती थी मैं, उधर ही भारती से मुलाकात हुई थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों का दोस्ती हो गया। जब तुमने भारती को मालविका के घर काम पर लगवाया तो वहाँ पहले से कोई कुक था या थी जिसे हटाकर भारती को काम पर रखा गया हो और उसने नाराज होकर भारती को मार दिया हो? नहीं साहब, मालविका मैडम के घर पे पहले कोई नहीं था। वो उनका नया नया नौकरी लगा था ना, तो भारती को ही पहला रखा था। सुप्रिया, हमें पता चला है कि भारती को तुमसे ज्यादा पगार मिलती थी, तो बुरा तो लगता होगा तुम्हें, क्योंकि काम पर तुमने लगवाया और कमा वो तुमसे ज्यादा रही थी। सबको अपना किस्मत का मिलता है साहब, और वो कौन सा लाखों में कमा रही थी कि मेरे को जलन होएगा। क्या भारती का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी और काम वाली से या फिर बिल्डिंग में किसी और से? नहीं साहब, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ उसका। सर, बिल्डिंग के किसी और मेड या गार्ड के पास इन कत्लों का कोई मोटिव दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है हमें उन दूसरे घरों में भी बात करनी चाहिए जहाँ भारती काम किया करती थी। हो सकता है कोई क्लू मिले। वो सिर्फ एक मेड थी सर, और अपने काम से काम रखती थी, ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं लेती थी। दूसरी मेड्स की तरह इधर की बातें उधर करना उसकी आदत नहीं थी। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, जब देखो एडवांस मांगती थी। एडवांस? जी हाँ सर, मेरी यहाँ भी 2 महीने की सैलरी उसके ऊपर एडवांस चल रही थी, और पिछले ही महीने उसने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे थे। 1 लाख? जी हाँ, मुझे भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगी थी, इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया था। जी हाँ, हमने कुछ एडवांस दिया था उसको, लेकिन उसके बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इनसे 1 लाख रुपए मांग बैठी। तो फिर आपने दिए उसे ये पैसे? नो सर। तो उसने आपको बताया कि उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए थी? नो आइडिया सर। जब देखो वो पैसे के लिए बहुत डेस्परेट रहती थी, शायद कोई इमरजेंसी हो। ये आपके हाथ पे क्या हुआ? वो वॉशरूम में स्लिप हो गई थी तो नल लग गया। आप स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करती हैं? जी पहले करती थी, अब नहीं करती। मतलब अभी आपके घर में स्लीपिंग पिल्स नहीं? जी है ना। मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, अभी ले। ये तो सील बंद है। मैंने कहा था ना आपसे,
मैं पहले लेती थी, अब नहीं लेती। गुड कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। सर हो सकता है कि कातिल अपने साथ वो स्लीपिंग पिल्स पहले से ही लाए हो कहीं और से। खेलकर हम किसी को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। मुझे लगता है मालविका ज़रूर हमसे कुछ छुपा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कत्ल उसी ने किया है, पर हो भी सकता है। स्लीपिंग पिल्स की बॉटल का सील बंद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बॉटल नहीं भी खरीदी जा सकती है। लेकिन सर अगर मान भी लिया जाए कि कत्ल मालविका ने किया है, लेकिन उसके पीछे उसका क्या मोटिव हो सकता है? वही तो पता लगाना है। साहब नितेश साहब महीने में कम से 20 दिन बाहर रहते हैं साहब। मालविका मैडम इधर रहती हैं साहब। कुछ साल पहले साहब उनका उनके ड्राइवर के साथ चक्कर चालू हो गया और ये नितेश जी को पता चला साहब। नितेश जी ने ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया। ड्राइवर अब किसी काम का नहीं है साहब, बस वो दुकान पे पड़े रहता है साहब। सर हो सकता है कि हिस्ट्री ने एक बार फिर से खुद को रिपीट किया हो। मतलब? सर उस ड्राइवर की तरह मालविका का कुणाल से भी अफेयर हो गया हो, जिसका पता नीलेश को चला और उसने उसको गुस्से में मार डाला। कुणाल का तो उस बिल्डिंग में आना जाना होता ही नहीं था, तो अफेयर कैसे होगा? और कुणाल के कॉल रिकॉर्ड्स में मालविका से बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। ये हो सकता है कि मालविका का अफेयर किसी और से चल रहा हो और भारती को ये बात पता चल गई हो। अब भारती को पैसों की जरूरत तो थी। हो सकता है उसने मालविका को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की हो और मालविका और उसके प्रेमी ने भारती को अपने रास्ते से हटा दिया हो। पर मालविका का अफेयर किससे होगा? अगर मालविका का कोई प्रेमी है तो उसका नंबर उसकी कॉल लिस्ट में जरूर होगा। गुड, पता लगा। यस सर। मालविका की कॉल हिस्ट्री सर, इसमें एक नंबर है ये वाला। इस पर काफ़ी बातें होती हैं और सर हैरान की बात यह है कि जब जब नितेश घर पे होता है तब इस कॉल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसके जाते ही सडनली बढ़ जाती है। काफ़ी लेट नाइट कॉल्स भी है सर, कुछ कॉल तो 2-2 घंटे की है। पता चला किसका नंबर है ये? हाँ सर, मालविका के पड़ोसी हेमंत तोशनीवाल का है सर। तो फिर देर किस बात की है? बुलाओ मैडम को और साथ में नितेश और हेमंत को भी। आप इतना बेहुदा और घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पर? हेमंत जी हमारे पड़ोसी हैं और वो भी मैरिड हैं और मैं भी। तो आपके कॉल डिटेल्स में जो लेट नाइट 2-2 घंटे की कॉल्स दिखाई दे रही हैं, उस दौरान शायद आप एक दूसरे को सिलाई बुनाई या कुकिंग के टिप्स देते होंगे। कौन सी कॉल सर? आप क्या कह रहे हैं? क्यों हमारी एनर्जी वेस्ट करवाना चाहते हो? जो सच है वो मान क्यों नहीं लेते? नितेश बिल्कुल भी अच्छे पति नहीं है। सर आप मुझसे इस चोट के बारे में पूछ रहे थे ना, ये चोट मुझे नितेश ने दी है। इसीलिए प्यार की तलाश में मैं मानती हूँ सर कि मेरे और हेमंत के बीच में अफेयर है, लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं किया सर। आप यकीन कीजिए मेरे। गुस्सा आ रहा है तो दिखा। ऐसे उदास होकर दिल टूटने का नाटक मत कर। जो आदमी अपनी बीवी को बेरहमी से मार सकता है, मार मार के अपने ड्राइवर का हाथ तोड़ सकता है, वो खून भी कर सकता है। चल बोल, भारती और कुणाल को क्यों मारा? सर मेरे पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना खून करने के लिए, जबकि मैं तो उस दिन शहर में भी नहीं था जब भी मर्डर हुए। आप चाहे तो एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। 9 o'clock तो मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी। उसके बाद लगभग आधा घंटा मुझे टर्मिनस से बाहर निकलते हुए लग गया। फिर मैं सीधा ऑफिस चला गया। उसके बाद जब मालविका का फोन मेरे पास आया तब मुझे उसने बताया कि क्या हुआ। उसके बाद मैं घर पहुंचा। नीलेश का रवैया अपनी पत्नी मालविका के प्रति सही नहीं था। वो उस पर हाथ उठाता था, उसे मारता था, लेकिन मालविका ने उसका विरोध करने की बजाय उसके इस बर्ताव को सहते हुए अपनी खुशियों को कहीं और ढूंढने का फैसला लिया, जो कि गलत था। तो अब सवाल यह था कि क्या कुणाल और भारती ने खुद कोई गलती की थी या वो मासूम थे और उन दोनों को इन लोगों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा था। सर मालविका, निशांत और हेमंत के फोन की लोकेशन चेक की, लेकिन इनमें से कोई भी कत्ल के वक्त मौका वारदात में मौजूद नहीं था। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ पवार, कब? ठीक है सर, आईटी डिपार्टमेंट से फोन था। अभी थोड़ी देर पहले आदर्श नगर मार्केट में भारती का फोन स्विच ऑन हुआ है। लेट्स गो। करीब 30-32 साल का आदमी रहा होगा साहब। अभी करीब 1 घंटे पहले ही मोबाइल बेच के गए। सर इसमें से तो पूरा डेटा ही डिलीट कर दिया है। आपकी दुकान में सीसीटीवी है? जी सर। फुटेज दिखाइए। ये रहा सर। एक बार पॉज करो। सच्ची बताओ साहब, मैंने उन दोनों को नहीं मारा। सच्ची में साहब। तो भारती का फोन तेरे पास कैसे आया? वो मैंने चोरी किया था साहब।
मैं भी सच्ची बोलता हूँ साहब, मैंने उन दोनों को नहीं मारा साहब। ये जो कह रहा है वो सच हो भी सकता है और नहीं भी, पर झूठ बोलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। क्यों सर? केलकर, उस फ़ोन की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये। अब इतनी मामूली रकम के लिए कोई क्राइम सीन से एविडेंस मिटाने जैसा सीरियस क्राइम कैसे कर सकता है? इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है, या तो भारती से या फिर कुणाल से। आओ। मैंने उन दोनों को कभी आपस में बात करते नहीं देखा, लेकिन अगर कुछ हो भी तो क्या कहा जा सकता है? क्या बोलते तुम्ही साहब? विनोद और भारती के बीच में चक्कर कैसे हो सकता है साहब? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साहब वो विनोद मेरे से प्यार करता है साहब, बहुत पहले से। फिर तो हो सकता है सुप्रिया की भारती का कत्ल तुम ही ने किया हो। हाय साहब, भारती मेरी बहन जैसी थी, कोई अपनी बहन को मार सकता है क्या? हो सकता है तुम्हारे विनोद का ज़्यादा इंटरेस्ट तुम्हारी बहन में हो गया हो और फिर गुस्से में आकर तुमने। नहीं साहब, मैंने कभी भी भारती को उस नज़र से नहीं देखा। मैं सुप्रिया से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। चलो भारती से प्यार ना सही, पर यह भी तो हो सकता है कि विनोद की कुणाल से कोई दुश्मनी हो। साहब मैंने तो कभी भी उससे बात तक नहीं की, तो दुश्मनी कैसी? साहब एक छोटी सी गलती के चक्कर में मुझे इतना मत रगड़ो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या साहब, हम लोग गरीब है, इस वास्ते आप हमारे पीछे पड़े हो ना साहब। और जिन पैसे वालों के पीछे आपको पड़ना चाहिए, उनकी तरफ तो आप देख भी नहीं रही साहब। मतलब किसकी तरफ देखना चाहिए हम? अगर तुम्हें लगता है कि कोई है जो हमारी नजरों से छूट रहा है तो बोलो। सब वो ऋषि साहब, मैं उनके घर पर काम करती हूँ साहब, उन्हीं के पैसे से मेरा चूल्हा जलता है, इससे जास्ती मैं कुछ नहीं बोल सकती साहब। सर मैंने भारती के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक किए, उसकी बातचीत ऋषि की पत्नी प्रीथा से उतनी नहीं होती थी जितनी की ऋषि से होती थी। तो इतनी बड़ी बात पहले हमारी नजर में क्यों नहीं आई? सर प्रीथा और ऋषि के दोनों के ही नंबर प्रीथा के नाम पर ही रजिस्टर है, इसलिए हमें लगा कि उसकी बातचीत प्रीथा से होती होगी, लेकिन अब पता चला कि उसमें से एक नंबर तो ऋषि के पास रहता है। लेट नाइट कॉल्स? नो सर। केलकर, तुम्हें याद है जब हमने ऋषि से भारती को एडवांस देने की बात पूछी थी तो उसने हमें ये नहीं बताया था कि भारती ने उससे भी 1 लाख रुपए मांगे थे, बल्कि उसकी वाइफ ने हमें ये बात बताई थी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इनसे 1 लाख रुपए मांग बैठी। और ये बात ऋषि को पसंद नहीं आई थी। राइट, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि ने ही भारती को 1 लाख रुपए दिए हों और ये बात वो हमसे छुपा रहा हो भी सकता है सर। अगर ऐसा है केलकर, तो इसके पीछे कोई ठोस और बड़ी वजह होनी चाहिए, वरना कोई अपनी मेड को इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? अरे साहब आप यहाँ? कुछ सवाल पूछने थे तुझसे तेरी बेटी को लेकर। तेरी बेटी का किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं साहब, वो ऐसी छोकरी नहीं थी, घर से काम, काम से घर, बस। अगर करना भी चाहती साहब तो खत किधर था उसके पास, 7 घर का काम करके ये सब करने का। 7 घर का? लेकिन हमें तो पता चला कि वो 3 ही घरों में काम करती थी। 21,000 रुपये लाती है साहब महीने का। 3,000 के हिसाब से 7 घर के जो है ना साहब। कब से आ रहे थे ये 21,000 रुपये? गए 2 महीने से। अजीब बात है सर, ठीक 2 महीने पहले भारती ने इन 3 घरों को छोड़कर बाकी सभी घरों से काम छोड़ दिए थे, उसके बाद भी उसकी इनकम कम होने की बजाय बढ़ गई। इसका मतलब है कोई तो था जो उसे ये एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था, और जाहिर सी बात है कि ये एक्स्ट्रा पैसे उसे सिर्फ कुकिंग के लिए तो नहीं मिल रहे थे। ऋषि, केलकर, ऋषि से बात करने का वक्त आ चुका है। हमें शक था कि भारती का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए हमने आपसे पूछा भी था, लेकिन उस वक्त आपने हमें बताया नहीं कि वो विनोद नहीं बल्कि आप हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी वाइफ सुबह जॉब पे जाती हैं और उनके जाने के बाद भारती यहाँ काम करने आती थी। तो मेरी वाइफ के जाने के बाद जो मेरे घर पे आएगा सबसे मेरा अफेयर होगा? नहीं, सिर्फ भारती। आप अपने बैंक से महीने के हर पहले हफ्ते में 18,000 रुपये निकालते हैं। जी हाँ, 3,000 सुप्रिया और भारती के लिए और बाकी अपने घर खर्च के लिए। लेकिन भारती के कत्ल से जस्ट पहले आपने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले थे, किस लिए? जी वो मेरे एक दोस्त को ज़रूरत थी, उसके लिए निकाले थे। लेकिन नॉर्मली इतना बड़ा अमाउंट लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं, सेफ्टी भी रहती है, कन्वीनियंस भी रहती है, लेकिन आपने अपने दोस्त को कैश दिया, क्यों?
क्योंकि आपकी उस दोस्त का बैंक में अकाउंट था ही नहीं मिस्टर ऋषि। मेरे को नहीं मालूम वो सबसे लाख रुपए काहे को मांग रही थी। आई चप्पल। उसका कोई बैंक अकाउंट था? साहब उसके बाप का अकाउंट नहीं है तो उसका कहाँ से रहेगा? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मैंने भारती को 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता था। अब किसी की मदद करना कोई क्राइम तो नहीं है ना? इन बेफिजूल बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम सीधा पॉइंट पर आए। भारती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि कत्ल के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। एक छोटा सा डीएनए टेस्ट होगा और उससे ये इजीली साबित हो जाएगा कि उसे प्रेग्नेंट करने वाले तुम थे। अब अपना जुर्म कबूल करोगे या मैं कोर्ट से ऑर्डर लाकर तुम्हें घसीटता हुआ सरकारी हॉस्पिटल लेके चलूं? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मेरा उससे अफेयर था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मैं तो उसकी मदद के लिए उसे हर महीने 15,000 रुपये दिया करता था। मैंने तो उसे 1 लाख रुपए भी दिए थे। मैं उसे क्यों मारूंगा सर? भारती के प्रेग्नेंट होने वाला ब्लफ तो काम कर गया, पर भारती की मौत के वक्त ऋषि वाकई में ऑफिस में ही था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कोई नंबर सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि उसने भारती को मारने के लिए किसी को हायर किया था। बहुत उम्मीद थी मुझे इस थ्योरी से, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक छोटा सा क्लू मिला है सर। क्या? वृंदा की कॉल लिस्ट में एक नंबर था जिस पर उसने 1 या 2 बार बात की थी, इसलिए हमने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो नंबर किसी महेश राव का है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। सर, जिन लोगों का गुजारा इतना मुश्किल से होता है, उनका प्रॉपर्टी डीलर से बात करना कुछ अजीब नहीं लगता? महेश राव। कुछ हजार रुपए कमाकर अपना परिवार चलाने वाली भारती को 1 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम की जरूरत पड़ना, और ऋषि जिसके साथ उसका रिश्ता सिर्फ मालिक और नौकर का था, उसका भारती को 1 लाख रुपए देकर उसकी जरूरत को पूरा करना, ये दोनों बातें अजीब थी। इसलिए अब ये बहुत जरूरी था कि पुलिस भारती की उस जरूरत का पता लगाए, और वो उम्मीद कर रही थी कि इस प्रॉपर्टी डीलर महेश राव से उन्हें इस मामले में कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। वृंदा और उसकी बेटी भारती यहाँ मीरा रोड में किराए की खोली लेना चाहते थे। भारती का भाई कुणाल वो भी कभी कभी उनके साथ में आया करता था। फिर अचानक उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि उसे अब किराए पे खोली नहीं चाहिए, उसे खोली खरीदी करनी है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि किराए पे खोली ढूंढते ढूंढते उसे खरीदने की बात करने लगी? पता नहीं साहब, पर उसने मुझे इस बारे में बात चलाने के लिए बोला और 1 हफ्ते में ही उसे खोली खरीदी करनी। और फिर कुछ दिन बाद वापस उसका कॉल आया। वो मुझसे बोली कि अब उसे खोली खरीदी करनी नहीं है, उसे किराए पर ही खोली दिला दो, और उसके लिए उसने मुझे डिपॉजिट के लिए 1 लाख रुपए भी लाकर दिए थे। यानी कि भारती, उसकी माँ और उसका भाई कुणाल अपने बाप को छोड़कर अलग रहने की प्लानिंग कर रहे थे। हो सकता है ये बात विशाल दा को किसी तरीके पता चल गई हो और उसने गुस्से में आके तीनों को मार दिया हो। उठा के लाओ उसे। बहुत होशियारी है ना तुझे? सच बोल, तुझे पता था ना कि वो लोग छोड़ के जा रहे तुझे, इसलिए सबको मार डाला ना? हाँ बोल। साहब मेरे को कुछ भी खबर नहीं थी साहब की, ऐसा कुछ पुणे में करने वाले हो लोग। साहब मेरे को मालूम होता उनके पास 1 लाख रुपया है तो मैं उनसे वैसे ही ले लेता साहब। वृंदा के मर्डर की इंक्वायरी कर रही टीम ने हमें बताया था कि उन्हें क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगा था कि मामला लूट का है। इसका मतलब जिसने भी वृंदा को मारा वो गया तो लूट के इरादे से था, लेकिन उसे वहां कुछ मिला नहीं क्योंकि भारती पहले ही सारा पैसा महेश को दे चुकी थी खोली के लिए। अब अगर ये विशाल दा नहीं है तो कौन है? और ऋषि ने सबसे छुपाकर ये पैसा भारती को दिया था, तो फिर किसको और कैसे पता चला कि भारती के पास पैसा है और उसने अपने घर के अंदर छुपा के रखा है? बोलो। सब मेरे को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मेरे को कैसे मालूम होगा कि भारती के पास इतने पैसे कैसे आए? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें भारती और ऋषि के बीच के रिश्ते के बारे में पता था। उन दोनों के रिश्ते के बारे में मेरे को धोखे से पता चल गया। कोई जासूसी नहीं की थी। उस दिन मैं काम पर गई थी तो दरवाजा खुला था।
आप जल्दी आ गई? तो मेरे को शक हुआ साहब, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऋषि साहब ने भारती को कितने पैसे दिए, कब दिए, ये सब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। ठीक है, जा सकती हो। सर, काश्मीरा पुलिस स्टेशन से इन्फॉर्मेशन आई है। कुछ महीने पहले भारती का भाई कुणाल अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रग्स कंज्यूम करते हुए पकड़ा गया था। सभी माइनर थे, इसलिए वार्निंग देके छोड़ दिया गया था। लेके आओ उन्हें। हाँ सर, कुणाल मेरा ही दोस्त है सर। हम दोनों साथ में ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन उसकी बहन के रेप वाले मैटर से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। रेप? भारती का रेप हुआ था? एक दिन कुणाल अपनी बहन का फोन लेकर के मेरे पास में आया था साहब, तभी उसने मुझे एक वीडियो दिखाया साहब। पिछले 6 महीने से मैं ऋषि दोषी के खाना बनाने का काम कर रही हूँ, और तब से वो मेरी इज्जत लूट रहा है। पहले जब उसने मेरे साथ ये सब किया तो मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर तू पुलिस के पास गई तो बेटा मुझे ही जेल में डाल देंगे, ये बोल के कि मैं धंधा करती हूँ। अब बस जो करना है मुझे ही करना, और मैं वही करने जा रही हूँ। ये वीडियो कुणाल के फोन में था? नहीं साहब, ये उसकी बहन के मोबाइल में था। वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी, वो हाई हो गया था, तो साहब मैंने ये उसके मोबाइल में से वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया बस साहब। पर एक सवाल और पैदा होता है केलकर, अगर भारती ने ये वीडियो एज ए सुसाइड नोट बनाया था तो उसने सुसाइड किया क्यों नहीं? इसका मतलब है वीडियो को बनाने का मकसद सुसाइड नहीं, ऋषि को ब्लैकमेल करना था। विनोद के साथ ऋषि को भी उठाओ और इस वीडियो को आईटी में भेजो, उन्हें कहो पता करें ये वीडियो शूट कब हुआ था। यस मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं किया साहब। बहुत हुआ तेरे घड़ियाली आंसू। मैं जानता हूँ तेरा भारती के साथ कोई अफेयर नहीं था, बल्कि तूने उसका रेप किया था। और 1 लाख रुपये जो तूने उसको उसकी मदद के लिए दिए थे ना, वो तेरी मर्जी से नहीं थे, बल्कि उसने तुझे ब्लैकमेल किया था। अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना तेरा जुर्म साबित करने के लिए अदालत में वो वीडियो है हमारे पास। नहीं बोलेगा? हाँ नहीं बोले? हाँ सर, मैंने रेप किया था उसका। वो मुझे ब्लैकमेल भी करती थी और उसने मुझसे 1 लाख रुपए भी मांगे थे, जो मैंने उसे दे दिए थे। भारती ने मुझसे पैसे लेने के बाद वो वीडियो मेरे सामने डिलीट कर दिया था सर। जब वो मुझे ब्लैकमेल करने ही नहीं वाली थी तो मुझे उसे मार कर क्या मिलता सर? सर, ऋषि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसी ने भारती का रेप किया था और भारती ने उसे वीडियो दिखाकर 1 लाख रुपया लिए थे। लेकिन विनोद तो अभी भी कह रहा है कि उसे वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद वो सच बोल रहा है सर, क्योंकि ऋषि का कहना है कि जिस वक्त उसने भारती को 1 लाख रुपया दिए थे, उसी वक्त भारती ने उसके सामने ही अपने फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया था। अगर ऐसा है तो फिर ऋषि के पास कोई मोटिव बचता नहीं भारती को मारने का। सर, ये आईटी रिपोर्ट। केलकर सर, ये भारती के फ़ोन और वीडियो की रिपोर्ट है। सर, इसमें लिखा है कि वीडियो 19 दिन पहले शूट किया गया था, लेकिन भारती के फ़ोन से नहीं। व्हाट? हाँ सर। जी सर, भारती के फ़ोन का कैमरा 4 मेगापिक्सल है, जबकि वीडियो शूट किया गया है 10 मेगापिक्सल वाले कैमरा से। 19 दिन पहले मतलब भारती की माँ वृंदा के कत्ल से 2 दिन पहले। केलकर, अगर ये वीडियो भारती के फ़ोन से नहीं बनाया गया तो ज़रूर किसी ऐसे आदमी के फ़ोन से बनाया गया है जो भारती और ऋषि के रिश्ते के बारे में जानता था, और साथ ही भारती को उस पर पूरा भरोसा था। मैं ऋषि दोषी के खाना बनाने का काम कर रही हूँ, और तब से वो मेरी इज्जत लूट रहा है। देख सुप्रिया, एक छोटा सा टेस्ट होगा तेरे फ़ोन का और बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये वीडियो तेरे फ़ोन पे शूट किया गया था। तेरा खेल खत्म हो गया सुप्रिया। सब वो उस दिन जब मेरे को बहुत झटका लगा सब। सुप्रिया, छोड़। शादीशुदा आदमी है वो, अगर उसकी बीवी को मालूम पड़ गया ना तो खाल खींच लेगी, तेरी और मेरी भी। बहुत दिनों से वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे। मैं तो उनके घर का काम छोड़ना चाहती, पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मेरे को ऋषि सेठ पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया।
ऋषि सेठ को ब्लैकमेल करने का प्लान। जो करना है मुझे ही करना है और मैं वही करने जा रही हूँ। अपनी जान लेने जा रही हूँ। बस अब हो गया अपना काम। अब देखना, ये देखकर वो ऋषि सेठ कैसे हिल जाएगा। 50-60 लाख रुपया तो ऐसे दे देगा। और उसमें अब एक हिस्सा मेरा भी होगा। रवि को प्लान मालूम पड़ चुका था, इसीलिए हमने उसको भी साथ में ले लिया। अभी तो हम लोग सोच ही रहे थे कि ऋषि सेठ से कब कितना पैसा मांगने का है, कि अचानक से ये भारती उसने मना कर दिया। बोली कि मेरे को हराम का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मैंने भारती को किसी से फोन पर बात करते सुना। हाँ, पैसे घर पे रेडी है, आप आज मेरे को खोली दिखाओ। अगर मुझे पसंद आ गया तो कल आपको पूरे पैसे दे दूंगी। उसने हमारे साथ डबल गेम खेला था। उसने फक्त ऋषि सर को वो वीडियो दिखाकर अपना पैसा उनसे निकाल लिया। लेकिन साहब, हम इतनी आसानी से उसको हमारा हक तो नहीं मारने दे सकते थे ना। इसीलिए विनोद उसकी खोली पर गया पैसे लेने। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग बदला लेंगे। उस दिन जब मैं मालविका मैडम के घर गई तो झाड़ू कटका करने के बाद मैं उधर ही रुक गई। फिर जब वो भारती उधर आई तो मैंने ज़िद करके उसको चाय पिला दी, जिसमें मैंने नींद की गोली मिला दी थी। लेकिन तभी गेट पर से रवि का फोन आया। उसने कहा कि भारती का भाई कुणाल ऊपर आ रहा था। अरे कुणाल, ये दीदी, आपने साबुन मंगाया था। बैठ, तू अभी आया ना, तू भी चाय पी के जा। नहीं, मैं चलता, मुझे अरे देर हो रही बैठ है। ना। तो मैंने वही चाय कुणाल को पिला दी, नींद की गोलियां डालकर। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन बेहोश हो गए तो मैंने फ़ोन करके विनोद को बुला लिया। अब क्योंकि रवि भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल था तो उसने नीचे गेट पे ड्यूटी संभाल ली, हाँ, ताकि किसी को किसी तरह का शक ना हो। सब माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है सुप्रिया, लेकिन तूने जो जुर्म किया है उसके लिए जितनी भी सजा मिले वो कम है। जब एक आम आदमी अपने जैसे किसी दूसरे आम आदमी को न्याय पाने के लिए सालों अदालतों के चक्कर काटते हुए देखता है तो इंसाफ पर से उसका विश्वास उठ जाता है और जुर्म और जुल्म से लड़ने की बजाय वो उसके सामने सर झुकाए रखने में ही अपनी भलाई समझता है। यही वो डर था, वो सच था जिसने भारती को ऋषि की ज्यादतियों की खिलाफत करने की बजाय उन्हें चुपचाप सहते रहने के लिए प्रेरित किया। वरना उसके और उसके मासूम भाई के साथ जो हुआ वो कभी ना होता। ये बिल्कुल हमारी व्यवस्था का दोष है, लेकिन ये व्यवस्था बनाने वाले भी हम खुद हैं। पर अब वक्त आ गया है इस व्यवस्था को बदलने का, ताकि जुल्म करने वालों के दिलों में खौफ पैदा हो और उनके द्वारा सताए गए लोगों के दिलों में विश्वास। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।